बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज संपूर्ण देश में हर यूट्यूब्स में एक ही बात चल रही थी, वो बिहार का इलेक्शन। बिहार का इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संपूर्ण नॉर्थ बेल्ट में जो है, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, वहाँ पे कांग्रेस अपनी पकड़ जमा रही है और लालू प्रसाद यादव का कई सालों का वहाँ का तजुर्बा, नीतीश कुमार का तजुर्बा, और जिस तरीका से बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ में जो धोखा किया, धोखा कहने का मतलब उन्होंने पहले से कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर वहाँ बनोगे करके, उनको लगा कि वो चीफ मिनिस्टर के लिए मेरे को करेंगे और बीजेपी नेचुरली मुझे सपोर्ट करेगी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, और जब उनको कहा, अमित शाह को बार बार बोलने में आए कि भाई आप अपने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट तो डिक्लेयर करिए, तो वहां से अमित शाह ने सीधा सीधा नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब संसदीय दल की जब बैठक होगी तब वहां पे डिसाइड होगा कौन चीफ मिनिस्टर होगा। इसका मतलब नीतीश कुमार को लगा कि इसने मेरे साथ में चीटिंग किया, क्योंकि मैंने इतने सारे कैंडिडेट्स बीजेपी को जिंदा रखने के लिए किए, लेकिन इन्होंने वक्त पे मेरे साथ में धोखा हुआ। ये बात उनको बहुत अखर गई, क्योंकि जिसकी वहां पे जो सत्ता थी पिछले 20 साल से है नीतीश कुमार जी की सत्ता, और वो निश्चित रूप से उनको लगा कि मेरे पास से सब कुछ चले जाएगा। जब बीजेपी वहां पे दूर दूर तक नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको मैं नजदीक ला रहा हूं और मैं वो ही मेरे को बाहर निकाल रहे हैं। और उनका वही प्लान था कि नॉर्थ बेल्ट में, यूपी और बिहार में यदि इस तरीका से कांग्रेस या बीजेपी आती है तो उन्हें काफी ये होगा, फायदा होगा। ये उनके समीकरण थे, लेकिन हुआ उल्टा। अमित शाह का नाम हर वक्त उल्टे सिल्टे काम करने में, डराना धमकाना, पैसा, ये वो सब में वो बड़े मास्टर है, और उसके लिए उनको गुजरात से तो यहाँ तक सभी लोगों ने हर उनके पहलू को तरफ में ध्यान था। लेकिन केवल पूरे बीजेपी एक ही आदमी को डरती, वो है राहुल गांधी। जिस तरीका से तेजस्वी यादव के साथ में राहुल गांधी ने जो यात्रा की, और वहाँ पे वोट चोरी की यात्रा जो हुई, वो काफी बिहार में एक बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट हुआ, और उसी वजह से सब पूर्ण वोट वो एक साथ इकट्ठा कर पाए। और जब इलेक्शन हो गया तो एक दूसरा होता है कि इलेक्शन में एक तो मॉल बनाना, और दूसरा वहाँ पे जो तुम्हारे यहाँ जो टिकट बांटने का रहता है उसमें बहुत ज्यादा गोरख धंधा होता है। वहाँ पे कई कैंडिडेट से उल्टे सिल्टे कैंडिडेट को टिकट देने का और उसको गिराना, या फिर दूसरों को, बीजेपी को या और दूसरे दलों को जो भी फेवरेबल है उनको टिकट दिलाने का, इस तरीका से बहुत सारा खेल होता है। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी पूरा का पूरा वहां पे देख रहे थे। कुछ वीडियो में ऐसे भी आया कि राहुल गांधी के कांग्रेस में बहुत सारे लोगों ने स्लीपर सेल है और वो उटपटांग टिकटें बांट रहे हैं, और इस तरीका से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। वो सच क्या है क्या नहीं, या बीजेपी ने किया हुआ खेल है क्या, ये तो पता नहीं चला, लेकिन वो कांग्रेस वालों को सब मालूम है। जब इतना बड़ा पक्ष लेके चलते हैं तो उनके यहाँ पे बहुत दुनिया भर के लोग भी रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, और जब भी कभी इतना बड़ा इलेक्शन चलता है तो ये 6 महीने पहला ही डिसाइड हो जाता है कि हमने इस वक्त कौन से कैंडिडेट है, और कौन से देने का, किसको देने का, क्यों देने का, क्या देने का, ये सब दिल्ली में उसका बड़ा मंथन होता है। और जब मंथन होने के बाद में हेडक्वार्टर से एक एक के इंटरव्यू से लेके हर चीज को परखा जाता है। ऐसा ही नहीं कि कोई भी आया और किसी को भी टिकट दे दिया और वो चले गया, ऐसा नहीं होता। तो हर इश्यूज में वो हर जगह के कैलकुलेशंस करके ही होता है। तो ये सब अफवाहें चलते रहती, होता था इसके पहले भी। जो भी सत्ताधारी पक्ष होता था, कांग्रेस जिसके पास पैसा होता था, तो कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को, अध्यक्ष से लेके लोगों को खरीदा परोसा जाता था, और उसके वजह से वो हार जाते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इस वक्त, और सभी लोग बड़े अटेंशन में थे कि कौन क्या दे रहा और क्या नहीं दे रहा करके। हर पार्टी का जब भी कभी इलेक्शंस के प्रोसेस में बाहर के जो लोग रहते हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि भाई इसको आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो अध्यक्ष और वो जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस वक्त बीजेपी के बारे में जो भी कुछ सुना गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने सोचा था कि एनडीए का पूरा ग्रुप इंपैक्ट रहेगा, लेकिन 4 सीटें चिराग पासवान के यहाँ से उन्होंने जो पर्चे भरने में कुछ गड़बड़िया हो गई और क्या हो गए, वो निरस्त हो गई। निरस्त होने की वजह से इंडिया अलायंस को वो पूरे के पूरे 4 सीट मिली, कांग्रेस को मिली। ऐसा करते करते सभी जगह हो गया। और जब नीतीश कुमार को ये समझ में आया कि ये मेरी ही अभी बलि चढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने लालू से उनके साथ में
डिस्कशंस हुए और बातें यहाँ तक आगे बढ़ गई है कि उन्होंने हर जगह पे अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, चाहे वो बीजेपी ने भी किया और वो नीतीश कुमार ने भी किया। नीतीश कुमार के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अभी ऐसे ही लाइन पे चल रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के कैंपेनियन में वो जब भी कभी ये जाएंगे उनके मीटिंग रैलीज में वो एक दूसरे को कितना पार्टिसिपेट करते हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन लालू प्रसाद मतलब तेजस्वी यादव का इस वक्त जरा जोर ज्यादा है, क्योंकि उनको इंडिया अलायंस ने 140 सीट दी है और 140 सीट देने के बाद में शायद यही इसमें ये होगा कि भाई यदि हमको नीतीश कुमार साथ में आ जाते तो हम लोग आपस में कुछ बांट के हम लोग अपने आसानी से पूरा का पूरा ये करेंगे, लेकिन बीजेपी को यहाँ पे बिहार में घुसने नहीं देने का ये कॉमन स्ट्रेटेजी होगी करके कांग्रेस भी इस वक्त 60 पे ये हो गया और 3-4 जगह पे उनका जो डिस्प्यूट चल रहा था वो भी उन्होंने कहा कि भाई ये डिस्प्यूट करने की जरूरत ये वक्त नहीं है, और कांग्रेस ने अपने आप को पीछे किया। 5 सीट ऐसी रहेगी जहां पे वो फ्रेंडली रिलेशंस लेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं रहेंगे। तो ऐसे करके कुछ तो भी हुआ, लेकिन वो भी अभी खत्म हो जाएगा। सभी पार्टियों में जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं तब ये रुसवा ये कम से कम जो मनमुटाव होता है वो कुछ देर तक चलता है, बाद में फिर हाईकमांड जब उतर जाता सबको ये कर लेते। अभी इसके बाद में जो भी है वैसे ही और एक भी वीडियो आ गया एक हलवाई के दुकान में राहुल गांधी कुछ हलवा बनाते हुए, कुछ इमरती बनाते हुए, जलेबी बनाते हुए सब दिखाया गया। वो सब छोटी छोटी चीजें है, लेकिन कॉमन आदमी जो होता है वोटर्स उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है कि भाई इतना बड़ा आदमी ये हलवाई की दुकान में काम कर रहा है वगैरह वगैरह। तो उससे क्या होता है कि एक कॉमन वोटर जो होता है वो लुभाता है, और वो निश्चित रूप से कांग्रेस को ये सब मालूम हो गया। और वो जिस तरीका से उनके वो रोड यात्रा और ये सब हुआ तो और लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद में जो उनका कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा वो इतना ज्यादा हो गया कि उनको लगा कि अभी इंडिया में दूसरा कोई आदमी रहा नहीं है सिवाय राहुल गांधी, और उसके बराबरी का दूसरा आदमी था भी नहीं। निश्चित रूप से ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है आज की जो पूर्ण ऑल ओवर इंडिया का जो नेतृत्व करे, और निश्चित रूप से ये सब नॉर्थ बेल्ट के सब ये जो हो जाएगी, उसके बाद में यूपी है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल है, धीरे धीरे केरला है, ये सब चीज़ों में जब भी कभी आने वाले दिनों में इलेक्शंस है तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा जिसका रहेगा वो इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर बनना ये तय है। लेकिन अमित शाह के ऊपर में जिस तरीका से इस वक्त जो भरोसा रखा था, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा सा काफ़ी डिफिकल्ट है बीजेपी को और ये नीतीश कुमार को फिर दोबारा उठने के लिए और वहाँ पे अपना झंडा खड़ा करने के लिए। एक दूसरी एक खबर ऐसे आई है कि कर्नाटका में तुम्हें मालूम है कि पिछले वक्त आरएसएस को उन्होंने टारगेट बनाया। कुछ लोग सर्विस में रहने के बाद में भी आरएसएस के शाखा में उनको पाया गया और उनको सस्पेंड किया गया। इस वक्त कुछ बहुत बड़ा ग्रुप एक आया है और उन्होंने खड़गे जी के जो लड़के हैं जो वहाँ से उनके कंसिस्टेंसी में बहुत ज़रा उनके घर के आजू बाजू में बहुत हल्ला गुल्ला किया, बहुत बड़ा प्रोसेशन किया, और उन्होंने कहा कि भाई हम रास्ते पर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बाकी जगह पे गवर्नमेंट के तुम ये नहीं कर सकते हो। ये बेवकूफ़ी की बातें है। उन्होंने इससे क्या हो गया कि वो खुद यदि कोई गलती से गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर वहाँ मिल जाए तो वो भी फिर उसमें और अंदर हो जाएगा। सेकेंडली हर जगह पे कोई ना कोई तो भी जो एक्टिविस्ट है वहाँ पे आरएसएस से जुड़ा रहना और एक्टिविस्ट होना, सबके फाइलें खुलेगी, और जब भी फाइलें खुलेगी तो उनके ऊपर में सभी का ध्यान रहेगा। तो निश्चित रूप से आरएसएस अपने ही जाल में फंसे जा रही है, दिनों दिन फंसे जा रही है। सेकेंडली इधर में महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा हुआ। राज ठाकरे ने अपने इसमें कहा कि 96 लाख आज ये नकली वोटर्स है। और अभी एक बीबीसी की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई कि नागपुर में हमारे एक वानाडोंगरी एरिया में वहाँ पे कहा कि 200 वोट एक पर्टिकुलर नाम के मेघे के नाम के जब वहाँ पे गए तो वहाँ तो बुले हुए रहता ही नहीं है। तब जब ये सब सिचुएशन आ गई है और राष्ट्रवादी के वजह से हुआ है सब वो, और निश्चित रूप से जब हो गया तो उसका तो इंतजाम तो करना ही पड़ेगा और पुलिस केस होगी। जिसने भी कुछ किया तो निश्चित रूप से उसको पुलिस केस तो होना ही होना है। ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि इस वक्त इलेक्शन जीतना वो इतना आसान नहीं रहेगा। ईवीएम के ऊपर में ज़्यादा भरोसा नहीं है, और जो भी कुछ हो रहा है वो निश्चित रूप से बीजेपी इसके वजह से घबरा गई है।
है। बीजेपी ने पिछले 10-20 साल में जब इलेक्शंस में ये सब वोटिंग का हेरा फेरी रही तो कॉमन आदमी से वो जुड़ी नहीं है, और जब जुड़ी नहीं है तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, पर्टिकुलर कास्ट में वो इंटरेस्ट लेके उन्होंने केवल कुछ कट्टरपंथियों का, हिंदुओं का वो एक ग्रुप लेके चल रही है। वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन ये अपेरेंटली दिखता है, ऊपर से दिखता है कि बीजेपी को अभी जिस तरीका से हुआ और जिस तरीका से उनका चल रहा है वो ग्राफ काफी डाउन हो रहा है। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी नागपुर में आए, संघ के चरण में आए कि मुझे अभी बचाओ, क्योंकि बिहार जब उनके हाथ से जाता है तो निश्चित रूप से बीजेपी अपना डाउनफॉल पे चले जाएगी। और बीजेपी और इस वक्त, और सेकेंडली चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रभाव ये है क्योंकि उन्होंने इतने सारे जब इलेक्शंस को में धांधली हो गई, एक एक घर में 200 वोट बता रहे, और वहाँ पे जो मेघे के लड़के हैं एमएलए हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं, वो तो गलती से वहाँ से हो गया होगा। ऐसे उठपटांग जब जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से वो एफआईआर के ये होगा, और एफआईआर यदि हो जाता है तो सभी लोगों को उसके अंदर में आना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ बातें हैं, एक अम्बेडकराइट होने की वजह से, एक बुद्धिस्ट लोगों के होने से, या हम लोगों ने जो जागरूक नागरिक होने की वजह से हम लोगों को चारों तरफ में ध्यान देना पड़ेगा, और कोई भी उल्टे सिल्टी बातें न सोचते हुए हमें स्तब्ध रहना है। और जिस तरीका से संविधान की लड़ाई वो एक आदमी लड़ रहा है, राहुल गांधी, ये हमें तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा। जो भी लोग कांग्रेस को गाली दे रहे हैं और जो ये कर रहे हैं, वो समझ जाना कि वो कुछ ना कुछ बीजेपी के साथ में उनके इंटरनल कनेक्शंस है। और कुछ लोग बहुत ही जैसे मोदी भक्त जैसे हैं, वैसे बहुत सारे रिपब्लिकन पार्टी में हो या फिर बीएसपी में हो, बीआरएसपी में हो, वो भी उतने ही कट्टरपंथी जैसे बिहेव करते नहीं होना चाहिए। प्लीज़, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों ने अपनी आंखें खोल के ये आज की जो सिचुएशन है, आज का जो माहौल है, उसके साथ में रहना चाहिए। बहन जी मायावती ने जिस तरीका से स्टेटमेंट किया, जो आदित्यनाथ को इतना सारा तारीफ किया, मोदी जी की जो तारीफ कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है समझने का है मन में। मुझे कुछ आपको उसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, आप सभी को मालूम है जिस तरीका से हमारी ये 12 साल में जो हमारी हालत खराब हो गई, और जिस तरीका से SC ST के ऊपर में कंटिन्यूसली अन्याय चल रहे हैं, तो ये उसके सबूत है। मुझे कोई दूसरा उसके ऊपर में डिस्कशन करना नहीं, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि किसी का विरोध करो, सब लोगों को अपना ये है। लेकिन हम लोगों ने, मैं यही कहूँगा कि हर इंडिविजुअल आदमी जो भी कोई अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़ा है या बाबा साहब के मूवमेंट से जुड़ा है, उसने अपने आंखों को खुले रख के जो हो रहा है उसका देखने का है, स्वयं उसको ये देखने का है कि हम लोग कहाँ हैं और हमने क्या करना चाहिए। तो चलो आज इसी के साथ में यही समाप्ति लेते हैं, तब मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय भीम।